हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज बात करेंगे बांग्लादेश मुद्दे को लेके। दरअसल बांग्लादेश में एक ये पिंडोरा बॉक्स बना था ना, बबल। वो जो अमेरिका की सीआईए है, बाइडेन सरकार के अंतर्गत उन्होंने जो एक बबल क्रिएट किया था डेमोक्रेसी के नाम पे, वो अब फूटता जा रहा है। क्योंकि जिस रिंग मास्टर ने इस सरकार को यहाँ बैठाया था, मोहम्मद यूनूस सरकार को, वो रिंग मास्टर की सरकार अब जा चुकी है। अब नई सरकार है और इसका प्लान कुछ और है। ये बहुत स्ट्रेट बात करती है। बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं इसमें, लेकिन इसका प्लान बांग्लादेश को लेकर बिल्कुल वो नहीं है जो इसके पहले थी, यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो थी। तो ये सरकार अब कुछ अलग करना चाहती है, इसका प्लान कुछ और है। तो अब बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा ये खुद बांग्लादेश को भी नहीं पता, ना उसके प्राइम मिनिस्टर को। हालांकि उनको प्राइम मिनिस्टर कहना मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर किसी हिसाब से नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में वो लड़ेंगे भी। अब चुनाव कब होगा बांग्लादेश में, ये तो भगवान मालिक है। खैर, पहले बात बता देते हैं कि टोटल एक्चुअली मुद्दा क्या है। दरअसल बांग्लादेश को अमेरिका की तरफ से भारी आर्थिक सहायता मिलती थी। यूएस एड अमेरिका की एजेंसी है, उसके माध्यम से ट्रंप ने आते के साथ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, जिसके तहत उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बांग्लादेश में मिलने वाले जितने भी यूएस एड के तहत जितने भी आर्थिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितनी भी आर्थिक मदद है, उस सबको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। इसको लेकर जो यूएस एड है उसने एक लेटर भी जारी किया, आप ये लेटर देख सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका दुनिया भर के देशों में जो आर्थिक सहायता करता है या फिर कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करता है, वो यूएस एड जो अमेरिका की कंपनी है, जैसे इसका पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक जो वेलफेयर स्कीम है उसको चलाती है, बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है। तो उसके तहत अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि भाई इसको बंद करो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, इजराइल और कुछ जो फूड प्रोग्राम चलते हैं उसको छोड़ के अमेरिका बाकी जितने देशों को जो आर्थिक मदद देता था उस पर भी रोक लगा दी है। जो एएफपी एजेंसी है, न्यूज एजेंसी वहां की, उसने ये खबर बताई है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने गरीब देशों को जो स्वास्थ्य के लिए जो पैसे मिलते थे, स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए जो पैसे मिलते थे, उस पर भी रोक लगा दी है, पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का एक स्टाइल है। ये पूरी सरकार इनवर्ड पॉलिसी को लेकर चल रही है कि अमेरिका के अंदर किस तरीके से काम किया जाए, अमेरिका के अंदर पैसे आए, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। अपने पहले टेन्योर में भी 2017 से 20 के दौरान भी इनकी यही पॉलिसी थी, लेकिन उस समय ये अच्छे से इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। इस समय दूसरी बार बने हैं जब, तो अब पहले दिन से इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, हम आते हैं बांग्लादेश की तरफ। तो देखिए, स्टूडेंट मूवमेंट, डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम पे जो एक क्योस फैलाया गया, जो एक अराजकता फैलाई गई बांग्लादेश में, जिसके तहत 5 अगस्त को 2024 में 5 अगस्त ही था, शेख हसीना की सरकार को आउस्ट कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया। और एक जो उनका स्टूज था, जिसको बोलते हैं उनका जो चमचा था, मोहम्मद यूनुस, उनको यहां पे लाकर के मुसल्लत कर दिया गया, बैठा दिया गया बांग्लादेश पे। तो ऐसे स्थिति में देखिए, अगर कोई मूवमेंट ऑर्गेनिक होता है, खुद से अगर वो मूवमेंट पनपा हो, तो इसकी पूरी संभावना होती है कि वो देश को एक कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाएगा, एक सही रास्ते पर ले जाएगा, कुछ उसके फ्रूटफुल नतीजे होंगे और भविष्य में उसके नतीजे देश के लिए बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जब कोई मूवमेंट किसी बाहरी शक्ति द्वारा, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड हो, उसके द्वारा उसको पेट्रोनाइज किया जाता है, उसको पैसे दिए जाते हो, तो फिर इसकी भी पूरी संभावना है कि वो आंदोलन, उसके जो परिणाम होंगे वो निकट भविष्य में भी और दूरस्थ भविष्य में भी, मतलब फ्यूचर में भी, वो देश के लिए, उस देश की इकोनॉमी, सोसाइटी, एजुकेशन, हर चीज के लिए नुकसानदेह होंगे, उस देश को एक गलत दिशा में ले जाएंगे। बांग्लादेश का जो मूवमेंट था, विशेषकर जो ये शेख हसीना के खिलाफ चला, वो पूरी तरीके से ऑर्केस्ट्रेटेड था सीआईए के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, इसमें सीआईए जब ये ऑर्केस्ट्रेट किया, उसने बनाया ये योजना, तो बांग्लादेश के हित को लेकर तो उसने बनाया नहीं, उसने अपने हित को लेकर के बनाया। और वो हित क्या थे? इंडिया और चाइना दोनों को कंट्रोल करना, विशेषकर इंडिया को भी और चाइना को भी, क्योंकि शेख हसीना की सरकार अमेरिका की बात नहीं सुन रही थी। वो अमेरिका की उतनी पक्षधर नहीं थी जितनी वो चीन और हिंदुस्तान की थी।
चीन और इंडिया द्वारा वहाँ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम किए जा रहे थे, पर इसमें CIA पूरी तरीके से सफल रहा और वो मतलब वो इसमें सफल रहा कि एक आरक्षण के नाम पे एक आंदोलन खड़ा किया। वो आंदोलन इतना बढ़ गया कि शेख हसीना सरकार को भागना पड़ा और शेख हसीना मौजूदा समय में भारत में है। लेकिन अब मामला बदल चुका है। दरअसल ये बांग्लादेश ने नहीं सोचा होगा कि मामला इतनी जल्दी बदल जाएगा। और जब भी ऐसी स्थिति आती है, जब भी कोई क्योस की स्थिति आती है, कोई एजेंसी कराती है, कोई देश कराता है, तो इसका फायदा सिर्फ वो नहीं बल्कि बाकी एजेंसीज, बाकी देश भी उठाते हैं। जैसे बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ी और जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI वो यहां पे एक्टिव हो गई। और वो एक्टिव किस चीज में हुई, उसका एकमात्र मकसद क्या था? जाहिर सी बात है उसका मकसद यही रहेगा, क्योंकि भारत के साथ उसके रिश्ते एनिमी वाले हैं, तो उसका मकसद यह रहेगा कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब किए जाए। बांग्लादेश भारत के रिश्ते खराब किए जाने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को प्रोसिक्यूट किया जाए, उनके हिंदुओं को उत्पीड़न किया जाए, वहां मंदिरों पर अटैक किया जाए, जिसमें इंडिया में जो इंडिया के हिंदू रह रहे हैं उनकी जन भावनाएं आहत होंगी, जाहिर सी बात आहत होंगी। ऐसे में सरकार रिएक्शन देगी और फिर दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने लगेंगे। और हुआ बिल्कुल वैसा ही। भाई मामला आरक्षण का था, जो सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिस पे विरोध हुआ उसको शेख हसीना सरकार ने हटा भी लिया। दूसरा मामला वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर था कि लोगों का मानना था कि शेख हसीना सरकार ने अच्छे से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, अच्छे से चुनाव नहीं कराया, जिसकी वजह से एक जो लोकतांत्रिक तरीके से सबके पसंद की सरकार आनी चाहिए थी वो नहीं आई। उसमें बहुत सारी धांधली हुई, अपोजिशन को जेल में भेज दिया गया, तमाम तरीके की बातें थी। ये सब बातें अपनी जगह, पर इसमें हिंदुओं के मंदिर क्यों टूटने लगे भाई? हिंदुओं पर अटैक क्यों होने लगे? वहां के पुजारियों पर अटैक क्यों होने लगे? वहां की बच्चियों के साथ जो अब्यूज है वो क्यों होने लगा, विशेष करके हिंदू बच्चियों के साथ? देखिए, ऐसे स्थिति में कुछ ग्रुप जो धार्मिक रूप से या नस्ल के रूप में या किसी और वजह से किसी दूसरे सेक्ट, धर्म, संप्रदाय को की खिलाफ होते हैं, वो ऐसे में फायदा उठाते हैं। लेकिन एक बड़ा जो इसका कारण ये था वो था ISI का सपोर्ट जो बांग्लादेश को मिला। और अब ये चीजें सिर्फ एक कंस्पिरेसी थियरी नहीं है बल्कि सही हो गया है, ये बिल्कुल सच साबित हुआ। अभी 2-4 दिन पहले ISI की पूरी टीम बांग्लादेश में थी और बांग्लादेश में उसने मीटिंग किया, जहां ये मतलब हमारे सामने जो बातें आई लिखित रूप में कि बांग्लादेश की सेना को वो प्रशिक्षण देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, वहां की खुफिया एजेंसी को ट्रेनिंग देंगे। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के जो मिलिट्री के हेड है वो पाकिस्तान गए थे, वहां के मिलिट्री से मिले। भाई एकाएक इतना कैसे मामला बदल गया? विदेश नीति एकाएक कैसे बदल गई? जो पाकिस्तान आपके साथ उतनी अच्छी मित्रता नहीं थी, अब जिस दिन आंदोलन हुआ उसके कुछ दिन बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते अचानक ठीक होने लगे, खास और विशेषकर उसके मिलिट्री मामला। और उसके बाद देखिए लगातार भारत से मिलिट्री के संबंध बांग्लादेश के जो अब तक ठीक थे वो भी खराब होने लगे। भाई शेख हसीना सरकार के साथ एक मुआहदा हुआ कि भारत जो 4200 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश के साथ, वहां जितने भी सेंसिटिव एरिया उन सबको भारत फेंसिंग करेगा, वहां पर तार के बॉर्डर लगाएगा ताकि इन्फिल्ट्रेशन रुक सके दोनों देशों की तरफ से, और एक तनाव की स्थिति बन जाती है वो ना बने, उसका फायदा दोनों देश को होगा। उसको लेकर के वहां की सरकार, वहां की जो मिलिट्री है वो विरोध कर रही है। कोशिश करिए किसी तरीके से भारत की जो वहां पे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके साथ कन्फ्रंटेशन हो जाए, कुछ गोली बंदूक चल जाए जिसकी वजह से कुछ हत्याएं हो जाए, जिससे लोगों में और रोष फैले और ये दूरियां और बढ़ती जाए। लेकिन अब ये सब रुकने वाला है। क्यों? क्योंकि इन सबके पीछे का जो रिंग मास्टर है वो चला गया है। और भाई जिस रिंग मास्टर ने, जिस अमेरिकन एजेंसी ने मोहम्मद यूनुस को इंपोज किया बांग्लादेश पे और शेख हसीना को हटा दिया, अब जरा सोचिए उसको फिर कितना देर लगेगा शेख हसीना को वापस लाने में? कुछ दिन। क्योंकि जो मुख्य आंदोलनकारी थे वो तो उनके स्टाउच थे, उनके चमचे थे, उनको फंडिंग बंद, कहानी खत्म। और आप मेरी बात आज लिख के रख लीजिए,
इसकी पूरी संभावना है कि ये साल बीतते बीतते शेख हसीना बांग्लादेश की पुनः प्रधानमंत्री बन जाए। और ये मैं बिल्कुल एग्जेजरेट करके अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं कर रहा हूं, इसकी पूरी संभावना है और भारत भी यही करेगा। देखिए, भारत के आसपास जितने भी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चूंकि इनके भारत के साथ बहुत ही, चाहे नेपाल भी दे लीजिए, भूटान हो गया, इनके भारत के साथ बहुत अच्छे इकोनॉमिक टाइज हैं। इनकी इकोनॉमी भारत से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और बांग्लादेश की तो 3 बगल से जो सीमा है वो भारत से जुड़ी हुई है। तो ये सब देश सरवाइव नहीं कर सकते एंटी इंडिया होकर के। हाँ, कुछ दिन के लिए इंडिया को परेशान जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो पाकिस्तान का हो गया है। तो भारत एग्रेसिव इसीलिए इस मामले पे नहीं हो रहा है। अभी जो जयशंकर साहब अमेरिका थे, उसमें इस मुद्दे पे ही बात हुई कि भाई बांग्लादेश का मैटर आप देखो क्या हो रहा है वहां पे, क्योंकि भारत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि बांग्लादेश में जो सरकार लाई गई है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक गवर्नमेंट नहीं है, वो लोगों की पसंद नहीं है, वो जबरदस्ती के उनको इम्पोज किया गया, ऐसे दिखाया जा रहा है कि लोगों का पसंद है। इसके अलावा वहां पे धार्मिक रूप से वायलेंस बढ़ाया जा रहा है ताकि इस मुद्दे से उनका ध्यान हटे। भाई, डेमोक्रेसी को लेकर आपका मुद्दा था कि सरकार चुनने में मुझे मौका नहीं मिल रहा वहां के लोगों को, तो ये कौन सा सरकार बना रहे हैं? मोहम्मद यूनुस ने कौन सा चुनाव करा दिया? वो किस हैसियत से प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठे हुए हैं? मोहम्मद यूनुस का एज अ इकोनॉमिस्ट एक बहुत सम्मान है दुनिया भर में, लेकिन जिस तरीके से वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं और वहां पे जिस तरीके से वायलेंस बढ़ रहा है अगेंस्ट द माइनॉरिटी ऑफ बांग्लादेश, और जिस तरीके से वो अपने एक पड़ोसी देश और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क, खासकर इस खित्ते में, ये जो साउथ एशिया का खित्ता है, भारत के साथ अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अब मोहम्मद यूनुस को जीवन भर एक खराब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काउंट किया जाएगा, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काउंट किया जाएगा जिसने बांग्लादेश को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाया। तो अब चूंकि अमेरिका का हाथ हट गया, तो अब भारत अपने पत्ते खेलेगा और बहुत क्लियर खेलेगा, और आप देखेंगे आने वाले समय में यह मामला और तेजी से अनफोल्ड होगा और बांग्लादेश में बहुत जल्द भारत के समर्थन वाली सरकार वहां बनेगी। बहुत हद तक संभव है कि शेख हसीना पुनः वहां के प्रधानमंत्री बने, या जो भी बनेगा अब वो भारत समर्थित बनेगा, या भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, जैसे मालदीव्स में हुआ। मालदीव्स की सरकार इंडिया आउट के नारे के साथ आई, फिर मामला बिगड़ा, आज मालदीव्स के संबंध भारत से बहुत अच्छे हो गए। मालदीव्स ने खुलेआम तौर पे ये कहा है, उनके विदेश मंत्री कुछ दिन पहले भारत आए थे, उन्होंने भी कहा इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और हम भारत की तरफ बहुत उम्मीद से देखते हैं और एक दोस्ती वाली भावना से देखते हैं, और भारत हमेशा मदद करता है। तो रिश्ते ठीक लग रहे हैं। बांग्लादेश के साथ भी वैसा ही होगा। तो बांग्लादेश में ये मेक और ब्रेक वाली स्थिति है। हालांकि इससे बांग्लादेश को इकोनॉमिक नुकसान होगा। मौजूदा समय में जो IMF ने बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को भी कम कर दिया है और लगभग 5.6% के आसपास उसने फोरकास्ट किया है, जो भविष्य में और गिरने की उम्मीद है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी 10% है, और उम्मीद की जा रही है, आशंका है कि आने वाले साल भर बाद या 6 महीने में वो 20% तक जा सकता है। तो बांग्लादेश में इकोनॉमिक ब्रेकडाउन एक तरीके से देखने को मिलेगा, जिसका नुकसान भारत को भी है, क्योंकि भारत के पड़ोस में एक अराजक वाली स्थिति आएगी तो भारत पे भी उसका असर आएगा। लेकिन जो बांग्लादेश में स्थिति हो गई है, अब जिस तरीके से हौच-पौच हो गया, बांग्लादेश खुद नहीं लड़ रहा है, बाकी शक्तियां वहां पे लड़ रही हैं। तो ये मामला अब किस दिशा में जाता है वो देखने वाली बात होगी। आप सबने इस वीडियो को सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।